अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सदुल्लापरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। उफ दादी, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया है। हाय अल्लाह, क्या करूँ। वो किचन में आटा गूंद रही थी और साथ में अपनी दादी से मुखातिब, जो इस वक्त जहाँ मौजूद नहीं थी। अगर वो जहाँ होती तो इसकी शामत पक्की होती। दादी ने ही इसे हुक्म दिया था कि वो किचन के काम करना सीखिए, और आज दादी ने इसे आटा कैसे गूंदते हैं मुलाजमा से सीखने को बोला था। मुलाजमा तो इसे आटा गूंदना सिखाकर दादी के बुलाने पर किचन से चली गई थी। अब वो अकेली किचन में मौजूद थी और आटे के साथ कुश्ती कर रही थी। हाँ हाँ भाई, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई हमारे घर में। दानिया ने जियान से पूछा। मुझे भी नहीं पता, मैंने तो इसे खुद आज पहली बार ही घर में देखा है। जियान ने मीरब की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहा, और वो इन दोनों को गुस्से से घूर रही थी। अब दोनों हंस रहे हैं और यहाँ दादी ने मेरी नन्ही सी जान को ज़ाम में डाला हुआ है। और रोते हुए बोली, अब हमारा क्या कसूर है, तुम लग ही ऐसी रही हो कि हमारी हंसी निकल गई। दानिया ने संजीदा होने की बहुत कोशिश की, पर इसकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो इतनी बात कहते ही पागलों की तरह हंसने लगा। भाई बाज आ जाए, नहीं तो मैं रो पड़ूंगी। मीरब ने सचमुच में रोने वाली हो गई थी। एक तो इससे आटा नहीं गूंदा जा रहा था, ऊपर से दानियाल और जियान का इसको देखकर हंसना इसे बुरा लग रहा था। इसका दिल कर रहा था कि फूट फूट कर रो दे। अच्छा अच्छा, रोना नहीं, मैं जा रहा हूँ। दानियाल अपनी हंसी का गला घोटते हुए अबान को आंख से इशारा करते वहां से चला गया। दादी भी ना तुम्हें किन किन कामों में डाल देती, हालांकि इन्हें पता भी है कि तुमसे ये काम नहीं होते। जियान इसे टिश्यू पेपर लिए इसके चेहरे पर लगे गीले आटे को साफ करते हुए बोला। जियान ने बड़ी मुश्किल से खुद को हंसने से बाज रखा हुआ था, वरना जो मीरब ने अपना हुलिया बनाया हुआ था, इसे देखकर जियान को बहुत हंसी आ रही थी। आटा गूंदने के दौरान अपने चेहरे पर आने वाले बालों को पीछे करने की कोशिश में मीरब ने अपने सारे चेहरे पर आटा लगा लिया था। अब सूरत हाल ये थी कि इसके सारे चेहरे पर और बालों पर आटा लगा था। वो इस वक्त बहुत फनी लग रही थी। वैसे गुड़िया, ये है क्या। जियान जानता तो था, पर इसे तंग करने के लिए इससे पूछा, भाई आटा है, आपको नहीं पता। मीरब ने मासूमियत से पूछा, मुझे भी पता ये आटा है, पर मैंने आज तक इस तरह का आटा नहीं देखा, इसलिए पूछा है। वो मुझसे पानी ज्यादा डल गया है ना, इसलिए ये इस तरह का हो गया है। अब दादी मेरी इंसल्ट करेगी, ये कहते ही इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरे अरे गुड़िया, रो तो नहीं, कुछ नहीं कहती दादी तुम्हें। मैं हूं ना तुम्हें बचाने के लिए, डोंट वरी। जिया ने इसके आंसू साफ किए। भाई मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। दादी को बोले ना, मुझसे ये सब ना करवाया करे। वो इसके सीने पर सर टकाए रोते हुए बोली, अरे गुड़िया बस करो रोना। वो इसका सर थपथपाते हुए बोला, ठीक है, मैं कर दूंगा अपनी गुड़िया की सिफारिश दादी से, पर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त भाई। मीरब ने इससे दूर होते सवाली नजरों से इसकी तरफ देखा। यही कि मेरी गुड़िया अब रोएगी नहीं। ओके ठीक है भाई, अब नहीं रोंगी, इसने कहते हुए अपने आंसू साफ किए। चलो अब मुस्कुरा दो। जियान के कहने पर मुस्कुरा दी। गुड गर्ल। चलो अब तुम अपने रूम में जाओ और अपना हुलिया दुरुस्त करो, मैं भी फ्रेश होने जा रहा हूँ। वो इसका गाल थपथपाता हुआ किचन से चला गया। वो भी अपने रूम में आ गई। अस्सलाम वालेकुम। जिया ने सबको सलाम किया। इस वक्त वहाँ मीरब के सिवा बाकी सब मौजूद थे। वालेकुम सलाम बेटा जी, कैसा गुजरा आज का दिन। फिर दादा जान ने इससे पूछा। अच्छा गुजरा दादा जान, और जो डील होनी थी वो भी आज हो गई है आपकी दुआओं और अल्लाह के करम से। अच्छी बात है बेटा। दानियाल भी हमें यही बता रहा था, और अल्लाह तुम दोनों को कामयाब करे, लंबी जिंदगी दे, आमीन। दादा जान ने इससे और दानियाल को दुआ दी। दादी जान, मुझे आपसे बात करनी है। वो अब दादी से मुखातिब था। अब मुझे पता है तुमने मीरब की ही कोई सिफारिश करनी होगी, और तुम मुझसे कोई कौन सी बात कर सकते हो। दादी जान भी इसकी रग रग को जानती थी। दादी आप दुनिया की बेस्ट दादी हैं। वो ये कहता उनके कदमों में बैठ गया। मस्का ना लगाओ जियान, ये बताओ इस बार मीरब की कौन सी सिफारिश करनी है तुमने। दादी, आप गुड़िया से किचन के काम ना करवाया करें, आपको तो पता है कि इसे ये सब काम नहीं आते, फिर भी आप इससे ये काम करवाती हैं। जिया ने अपनी मदह इनके सामने बयान कर ही दी। ज़ियान, अकल के नाखून लो, वो लड़की ज़ात है, हमने कल को इसकी शादी भी करनी है, इसका घर के सारे काम सीखना ज़रूरी है, और तुम क्या हर बार इसकी हर उल्टी सीधी बात मनवाने के लिए मेरे पास आ जाते हो। इतने इसके लाड़ उठाया ना करो। दूसरे घर जाकर कौन से इसके लाड़ करेगा तुम्हारी तरह। दादी जान ने इसे समझाया। क्या करूं दादी जान, मैं इसकी किसी भी बात से इनकार नहीं कर सकता, और मैं अकेला तो नहीं, आप सब भी तो इसके नखरे और लाड उठाने में एक दूसरे से आगे होते हैं। जियान ने अपना दिफा करने के लिए एक नन्ही सी कोशिश की। मानती हूँ हम सब भी इसके लाड उठाते हैं, पर तुम्हारी तरह नहीं कि इसकी हर बात आंख बंद करके अमल कर ले।
तुम्हारा तो कोई तबार नहीं है, वो कहे भाई कुएँ में कूद जाएँ तो तुम कूद जाओ। तुमने इसे बहुत बिगाड़ा हुआ है, अगर मैं इसे किसी काम से रोकती हूँ तो तुम इसकी सिफारिशी बनकर आ जाती हो, बहुत गलत करते हो तुम। कल को जब वो दूसरे घर जाएगी तो क्या होगा इसका? अब वो गुस्से में आ गई थी। हाँ, हाँ दादी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो कहें तो मैं सचमुच कुएँ में कूद जाऊँ, इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ज़ियान की बात पर दादी समेत सब मुस्कुरा दी। मान जाए ना दादी, ना करवाया करे गुड़िया से घर के काम, और वैसे भी हम अपनी गुड़िया की शादी इस घर में करेंगे जिसमें इसे कोई काम ना करना पड़े, जहाँ सब इसके नखरे और लाड उठाएं। बिल्कुल हम सब की तरह। सब लोग चुपचाप दादी और पोते की बहस सुन रहे थे और जानते थे कि हमेशा की तरह ज़ियान ही जीतेगा, और वही हुआ। दादी जान मान ही गई। शुक्रिया दादी जान। ज़ियान ने खुश होते हुए इनको अपने साथ लगाए। इतने में मीरब भी वहाँ आ गई। मीरब ने भी सबको सलाम किया और सबके साथ वहाँ बैठ गई। मीरब ने इशारे से ज़ियान से पूछा कि काम हुआ कि नहीं। ज़ियान ने से ओके का सिग्नल दिया, जिसे वो खुशी से चहती हुई ज़ियान के साथ आकर बैठ गई और इसके कंधे पर सर रख लिया और इसके कान में इसका शुक्रिया अदा किया ताकि किसी को पता न चले। पर वो ये नहीं जानती थी कि सब पहले ही जानते हैं कि वो क्यों ज़ियान चहकती हुई ज़ियान के पास गई। चले भाभी हम खाना लगा लें। ज़ीनिया बेगम किरण बेगम के साथ किचन की तरफ चल दी। इस छोटे से घराने में दो भाई अरशद और असलम अपने वालिदैन और बीवी के साथ रहते थे। असलम साहब बड़े भाई थे जिनकी बेगम का नाम किरण था और इनका एक ही बेटा था जिसका नाम ज़ियान था और वो 28 साल का था। अरशद साहब छोटे भाई थे और इनकी बेगम का नाम ज़ीनिया था और इनके दो बच्चे थे, दानियाल जो 26 साल का था और मीरब जो 18 साल की थी। मीरब दानियाल से 8 साल छोटी थी। अल्लाह ने अरशद साहब और ज़ीनिया बेगम को दानियाल की पैदाइश के 8 साल बाद बेटी से नवाजा था। मीरब अकलौती बेटी थी इस घर की, इसलिए सब इसके लाड और नखरे उठाने में कोई कसर नहीं उठा रखते थे और ज़ियान तो इसके लाड उठाने में सबसे आगे होता था। मीरब घर में सबसे ज़्यादा ज़ियान से अटैच थी। वो अपनी हर बात ज़ियान से ही शेयर करती थी। ज़ियान और दानियाल ने एमबीए किया हुआ था और अपना कारोबार संभालते थे, जबकि मीरब आजकल एफएससी के पेपर्स से फारिग होकर दादी के हत्थे चढ़ी हुई थी क्योंकि वो चाहती थी कि वो घर के काम सीख ले। पर मीरब जिसने आज तक उठकर खुद पानी भी नहीं पिया था, जब इसे काम करने पड़े तो उसने रोना ही डाल दिया और ज़ियान से सिफारिश करवा के अपनी हर काम से जान छुड़वा ली। चले खाना लग गया है, सब खाना खा ले। किरण बेगम ने सबको इत्तला किया। जो बातों में लगे हुए थे सब उठकर डाइनिंग टेबल पर आ गए। ज़ियान हमेशा की तरह मीरब के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया और खुद भी खाना खाने लगा। साथ में मीरब को भी अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। जब से मीरब ने होश संभाला था ज़ियान ही इसे अपने हाथ से खाना खिलाता था और आज तक वही इसे अपने हाथ से खाना खिलाता था, दादी के मना करने के बावजूद भी, क्योंकि मीरब को अपने हाथ से खाना आता ही नहीं था। एक बार दादी के डांटने पर इसने खाने की कोशिश की थी, पर नतीजा ये निकला कि मीरब ने ना सिर्फ अपना चेहरा खराब कर लिया बल्कि अपने कपड़े और सारा टेबल भी गंदा कर दिया। खाना गिरा कर इसके बाद से मीरब ने फिर कभी भी खुद से खाना खाने की कोशिश नहीं की और ना ही ज़ियान ने इसे खुद अपने हाथ से खाना खाने दिया। यही नहीं, ज़ियान इसके कपड़े तक खुद खरीद कर लाता था, इसका हर काम खुद करता था। इसे कॉलेज छोड़ना और ले जाना, इसे पढ़ाना, पता नहीं तुम दोनों का क्या होगा। दादी ने ज़ियान को मीरब को खाना खिलाते देखकर अपना माथा पीट लिया। सब इनकी अंदाज पर मुँह नीचे किए मुस्कुरा दिए। अगर दादी जान को पता चल जाता कि इन सब इनकी बात पर मुस्कुरा रहे हैं तो सबकी शामत पक्की थी। घर में दादी की ही चलती थी और सब इनकी हर बात मानते थे। वो बहुत खुश अखलाक खातून थी। बस आजकल वो मीरब को सुधारने के मिशन पर थी, जो इनको मीरब और ज़ियान की हरकतों की वजह से नामुमकिन होता नजर आता था। हाँ भी, कल की सारी तैयारी पूरी है ना? दादा जान ने सबसे पूछा, क्योंकि कल सब दानियाल के रिश्ते की बात करने जा रहे थे लड़की वालों की तरफ से। जी बाबा जान, सब तैयारी पूरी है। अरशद साहब की तरफ से जवाब आया। वैसे ज़ियान तुम बड़े हो, पहले तुम्हें शादी करनी चाहिए थी, पर तुम भी मानने का नाम ही नहीं ले रहे। दादी जान ने शिकवा किया। प्यारी दादी जान, क्या हो गया? अगर पहले दानियाल की शादी हो रही है और मैं शादी गुड़िया की शादी के बाद ही करूँगा। ज़ियान बोला, मैं नहीं जा रही आप सबको छोड़कर कहीं भी, मुझे नहीं करनी शादी वादी। मेरा भी ये कहते साथ ही रो दिया। अरे मेरी जान रो तो ना, हम तुम्हें कहीं भी नहीं भेज रही। असलम साहब ने इसे अपने साथ लगाते हुए चुप कराने की कोशिश की। आप सच कह रहे हैं ना ताया जान, आप लोग मेरी शादी नहीं करेंगे ना? वो अपनी बात कहकर अब इनकी तरफ देख रही थी। इधर आओ मेरे पास बेटा। इससे पहले कि असलम साहब इसकी बात का जवाब देते, दादा जान इसे अपने पास बुला लिया और वो सूसू करते असलम साहब के पास से उठकर इनके पास आ गई। हम कौन सा अपनी प्यारी सी बेटी की शादी करें? अभी तो तुम बहुत छोटी हो, जब बड़ी होगी तब तुम्हारी शादी करेंगे। और बेटा, शादी तो हर लड़की की होती है, चाहे वो माँ बाप की ही कितनी ही लाडली क्यों ना हो। हमारे मज़हब और अल्लाह की तरफ से यही हुक्म है और हम बाहिस्ते मुसलमान अल्लाह के किसी हुक्म से इनकार नहीं कर सकते। अब क्या तुम शादी ना करके अल्लाह ताला के हुक्म तुली करोगी? बोलो बेटा। दादा जान ने अपनी बात मुकम्मल करके जैसे पूछा, मैं क्यों? अल्लाह ताला के हुक्म
अदुली करूँगी दादा जान, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती जिससे मेरा अल्लाह नाराज़ हो। वो मासूमी से बोली, तो अब बताओ तुम करोगी ना शादी?" दादा जानी से पूछा, "जी करूँगी, पर अभी नहीं। अभी तो मुझे आप सबके साथ बहुत सारा वक़्त गुज़ारना है, मुझे अभी आगे बढ़ना है, पढ़ना भी है। वैसे भी अभी तो आपने कहा मैं अभी तो मैं छोटी हूँ ना, जब बड़ी होंगी तो आप मेरी शादी कर दीजिएगा।" वो मासूमी से बोलती-बोलती आखिर में शरारती हो गई, सब इसकी बात पर उसके अंदाज़ पर मुस्कुरा दी जैसे मेरी प्यारी सी पोती की मर्ज़ी हो। दादा जान ने अपने साथ लगाया और वो भी मुस्कुराते हुए इससे चिमट गई। अगले रोज़ सब जाके दानियाल का रिश्ता पक्का कराए, ना सिर्फ रिश्ता पक्का करके आए बल्कि 2 दिन बाद एक छोटा-सा मंगनी का फंक्शन भी तय करके आए। दानियाल की शादी की तारीख 1 माह बाद की तय की गई। दानियाल की शादी असलम साहब के करीबी दोस्त की बेटी हिब्बा से हो रही थी। ये रिश्ता दानियाल और हिब्बा की मर्ज़ी से तय किया गया था। मंगनी की तकरीब बखैर आफियत गुजर गया। पूरे घर में शादी की तैयारियां चल रही थी क्योंकि शादी में 20 दिन ही रह गए थे। इन्हीं दिनों में मीरब के लिए हिब्बा के कज़न का रिश्ता है। जिस जिस जब से मीरब को पता चला था उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। सब ने इसे बहुत समझाने की कोशिश की, रिश्ता अच्छा है, अभी सिर्फ मंगनी कर देते हैं और जब वो चाहेगी तब शादी कर देंगे, पर वो ना मानी। बेटा मान जाओ, लड़का अच्छा है, ख़ानदान भी अच्छा है, तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी और जब कहोगी तब ही तुम्हारी शादी करेंगे, अभी सिर्फ मंगनी कर देते हैं। ज़ीनिया बेगम इस वक़्त मीरब के पास मौजूद थी, उसे समझा रही थी, मैंने नहीं करनी शादी वादी। वो रोते हुए बोली, इससे पहले कि ज़ीनिया बेगम कुछ बोलती ज़ियान वहाँ आ गया। ज़ियान तुम इसे समझाओ, हम सब की बात तो ये सब ही नहीं समझ ही नहीं रही। ठीक है चाची, मैं इसे समझाता हूँ, फ़िक्र ना करे। ठीक है बेटा, वो इसे कहती हुई वहाँ से चली गई। क्यों रो रही है मेरी गुड़िया? ज़िया ने इसके पास बैठते हुए पूछा। भाई मुझे शादी नहीं करनी। मीरब ने अपना सर इसके कंधे पर टिका दिया। क्यों नहीं करनी शादी मेरी गुड़िया ने? मैं आप सबको छोड़कर नहीं जाऊँगी, मैं आप सबके बगैर नहीं रह सकती, आप सब से दूर हुई तो मर जाऊँगी मैं। मीराबा हिचकियों से रो रही थी। खबरदार गुड़िया, जो फिर कभी मरने की बात की तो तुम तो हम सब की जान हो और तुम भूल गई। दादा जान ने तुम्हें कुछ दिन पहले क्या समझाया था, और वैसे भी हम कौन सा अभी ही तुम्हारी शादी कर रहे हैं। शादी तो कई साल बाद होगी, तब तक तुम हम सब के साथ रहोगी। अब बताओ क्या जवाब दूँ सबको तुम्हारी तरफ से? ज़ियान इसका चेहरा अपने हाथों में भरे बोल रहा था। आप क्या कहते हैं इस बारे में भाई? हाँ कर दो, हाँ कर दो, मुझे भी लड़का मुनासिब लगा, तुम खुश रहोगी। ज़ियान बोला, ठीक है फिर आप सबको मेरी तरफ से हाँ कर दे। ठीक है गुड़िया, अब रोना नहीं है तुमने, वरना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। ज़ियान ने इसे धमकी दी। नहीं नहीं, आप प्लीज़ मुझसे नाराज़ नहीं होना, मैं अब नहीं रोऊँगी। वो फ़ौरन से बोली, चलो फिर मुस्कुरा कर दिखाओ। ज़िया के कहने पर वो मुस्कुरा दी। फिर 2 दिन बाद सादगी से मीरब की मंगनी हिब्बा के कज़न हमाद से कर दी गई। वो ना तो खुश थी और ना ही गमगीन, इसकी अजीब-सी फीलिंग्स थी। इसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था वो क्यों खुश नहीं हो पा रही थी। इसने सब सोचों को अपने दिमाग से निकाल फेंका और भाई की शादी की तैयारी करने लगी। मीरब बहुत खुश थी क्योंकि इसके भाई की जो शादी थी, इसने हमेशा की तरह अपनी सारी शॉपिंग का ज़िम्मा ज़ियान के सर लगा दिया था, जिसे इसने हमेशा की तरह खुशी-खुशी कबूल कर लिया था। भाभी आप बहुत प्यारी लग रही हैं। मीरब ने हिब्बा के चेहरे को छूते हुए इसकी तारीफ की। हिब्बा दुल्हन बनी दानियाल के रूम में मीरब के साथ बैठी हुई थी। आज दानियाल की शादी थी। हिब्बा बहुत सी रस्मों के बाद ब्याह के दानियाल के संग इसके घर आ गई थी। गुड़िया तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। हिब्बा में मीरब ने नर्म व नाजुक से गाल चूमते हुए बोली, थैंक्स भाभी। थैंक्स की कोई बात नहीं है, तुम हो ही बहुत प्यारी। तुम तो सचमुच की खूबसूरत सी कांच की गुड़िया हो, जिसे हाथ लगाने से भी डर लगता है कहीं टूट ही ना जाए। हिब्बा अपने लहजे में प्यास मई से मुखातिब हुई थी। मीरब थी ही इतनी प्यारी कि कोई भी इसको देखकर इस पर फिदा हो जाए। बड़ी-बड़ी काली आंखें जिन पर हमेशा घनी पलकों का साया रहता था, छोटी सी नाक जो इस पर बहुत जचती थी और गोरी रंगत, और सबसे ज़्यादा हमेशा इसके चेहरे से झलकने वाली मासूमियत इसकी खूबसूरती को चार चाँद लगाए रखती थी। सारे घर वालों के लिए वो बहुत कीमती थी, इसलिए तो सब ने इसे आज तक दुनिया की हर बुरी नज़र और मासूमियत से इसे बचा कर रखा हुआ, मुसीबत से बचा कर रखा हुआ था। चले भाभी अब मैं चलती हूँ, भाई आने वाले होंगे। ओके गुड नाइट गुड़िया। गुड नाइट भाभी। मीरब दानियाल के रूम से निकलते ही सीधा अपने रूम में चली गई क्योंकि वो बहुत थक गई थी और सुबह इसे वलीमे के फंक्शन के लिए जल्दी भी उठना था। अस्सलाम वालेकुम। दानियाल हिब्बा के पास बैठते हुए बोला। वालेकुम सलाम। हिब्बा ने आस्था से जवाब दिया, बहुत प्यारी लग रही हो। दानियाल ने इसके मेहंदी से सजे हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम खुश हो ना? दानियाल के सवाल पर हिब्बा ने हाँ में सर हिलाया। ये तुम्हारी मुंह दिखाई। दानियाल ने डायमंड की रिंग इसके हाथ की जीनत बना दी। बहुत प्यारी है। थैंक्स। इसके लिए थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं। आज से जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा ही है। और तुम्हें एक बात बताओ, मैं तुम्हें तब से ही पसंद करता था जब से तुम्हें मैंने पहली बार तुम्हारे भाई की शादी पर देखा था। मैं अल्लाह का मैं अल्लाह का अपने घरवालों का मैं अल्लाह का और अपने घरवालों का भी शुक्र अदा करूँ कम है, जिन्होंने मेरे बिन कही तुम्हें मेरी महरम बना दिया। पहले तो मैं कभी तुमसे ये बात नहीं कह सकता था क्योंकि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं था, पर अब मैं तो कह सकता हूँ कि इतना कहकर दानियाल खामोश हो गई। बाजू अपनी नज़र झुका इसकी बात सुन रही थी। इसकी चुप होने पर दानियाल की तरफ देखा। आई लव यू। दानियाल के मुँह से ज़ाहिर मोहब्बत सुनकर हिब्बा ने अपनी पलकों की बाढ़ गिरा ली और इसके गालों पर हया की लाली सिमट आई। दानियाल ने इसे देखकर मुस्कुरा दिया। तुम्हें कुछ नहीं कहना? दानियाल की आंखों में शरारत समझ से देख रहा था। वो मुझे भी आपसे कुछ कहना था। क्या
कहना है? दानियाल से पूछा। आई लव यू टू, हिबा ने बहुत ही हल्की आवाज़ में कहा था, जो बामुश्किल दानियाल सुन पाया था। कब से? दानियाल ने इसकी थोड़ी को पकड़कर इसका झुका हुआ चेहरा ऊपर किया। तब से जब मैंने आपको पहली बार देखा था, हिबा ने अपनी तमाम तरह हिम्मत जमा करते हुए कहा। मैं बहुत खुश हूँ हिबा, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूँगा। दानियाल ने इसे अपनी पनाहों में छुपा लिया। माशाल्लाह मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। किरण बेगम मीरब को अपने साथ लगाते हुए प्यार से बोली। थैंक्स ताइमा। ज़ियान जो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था, किरण बेगम की आवाज़ पर इसने मुड़कर देखा। जहाँ मीरब किरण बेगम के साथ खड़ी कोई बात कर रही थी, वो फ़ोन बंद करके इनके पास आ गया। माशाल्लाह मेरी गुड़िया तो बहुत प्यारी लग रही है। दानियाल ने इसकी तारीफ की। जो लाइट पिंक कलर की मैक्सी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। थैंक्स भाई, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ज़िया ने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट कोट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। वो था ही एक वजीहा मर्द, 6 फुट से निकलता कद, चौड़े शाने और खिलता हुआ गंदमी रंग इससे हर किसी से नुमाया करता था। थैंक्स गुड़िया। चले मामा अब चलते हैं, बाकी सब होटल पहुंच चुके थे, हम तीनों रह गए हैं। ठीक है बेटा चलो चलते हैं। ज़ियान अपनी मामा और मीरब के साथ होटल आ गया, जहाँ दानियाल का वलीमा था। भाई ज़ियान जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला से मीरब की झंझलाई हुई आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ गुड़िया? ज़ियान मीरब के पास आ गया। ये दुपट्टा गाड़ी के दरवाजे में फंस गया है। मीरब रोनी सूरत बनाते हुए बोली। मीरब ने गाड़ी से बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद किया तो इसका दुपट्टा दरवाजे के अंदर आ गया। और जैसे दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा था। कोई नहीं, अभी निकाल देता हूँ। मामा आप जाए, मैं गुड़िया को लेकर आता हूँ। ज़ियान के कहने पर वो सहलाती हुई होटल के अंदर चली गई। ये लो गुड़िया निकल गया तुम्हारा दुपट्टा। ज़ियान इसका दुपट्टा इसके कंधे पर रखते हुए बोला। थैंक्स भाई। नो थैंक्स गुड़िया, चलो अब अंदर चलते हैं। ज़ियान इसको अपने साथ लिए अंदर आ गया। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत जोड़ी है ना दोनों की, बहुत बहुत प्यारे हैं दोनों। ज़ियान और मीरब को एक साथ आता देख एक औरत ने अपने पास खड़ी दूसरी औरत को कहा, जो ज़ियान की समातों से पोशीदा न रह सका। इसने हैरत से इस औरत की तरफ देखा जिसने वो बात कही थी, जो आज तक ना इसने सोची थी और ना ही कभी मीरब ने सोची थी। मामा चाची गुड़िया कहाँ है? काफ़ी देर से वो नज़र नहीं आ रही। वलीमे का फंक्शन खत्म होने का था जब ज़ियान से पूछा। पता नहीं बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही तक तो दानियाल और हिबा के साथ ही थी। तुम देख लो, कहीं यहीं कहीं होगी। इसने कहाँ जाना है? ज़ेनिया बेगम बोली। ओके ठीक है, मैं देखता हूँ। ज़ियान इनसे कहता हुआ मीरब को ढूंढने निकल पड़ा। काफ़ी देर बाद मीरब इसे एक वीरान गोशे में मिल गई, जहाँ मीरब के सिवा कोई नहीं था। गुड़िया तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? ज़ियान का इतना कहना था कि वो ज़ियान के गले लग गई और रोना शुरू कर दिया। क्या हुआ गुड़िया, रो क्यों रही हो? ज़ियान ने इसे खुद से अलग करते हुए कहा। इसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए उससे पूछा। भाई वो ये कहते वो फिर से रोने लग पड़ी। गुड़िया चुप करो और मुझे बताओ क्या हुआ है? भाई वो मैं दानियाल भाई और हिबा भाभी के पास थी, जब मेरे पास एक बच्ची है। इसने कहा कि मुझे बाहर हमाद ने बुलाया है। मैं वहां पर आ गई। फिर ये कहने के बाद वो चुप होगी। फिर क्या गुड़िया बोलो, चुप क्यों होगी? पहले तो हमाद ने मुझे से मेरा हालचाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। फिर उन्होंने मेरी कमर में हाथ डाल कर मुझे अपने करीब किया, फिर मेरे गाल को ऐसे छुआ ज़ियान को बताने के लिए। मेरे अपने ज़ियान के गाल को अपने हाथ की 2 उंगलियों की पुश से छुआ, फिर ऐसे छुआ। अब मीरम की उंगली ज़ियान के गाल से होती हुई इसके होंठों को छू रही थी और दूसरी तरफ ज़ियान बुत बना इसको देख रहा था, जो रोते हुए अपने साथ होने वाला वाक़या इसे बता रही थी। भाई मुझे बहुत बुरा लगा इनका ऐसा करना। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को इनकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया और यहाँ आ गई। वो रोते हुए इसे बता रही थी और साथ काम भी रही थी। अपनी बात मुकम्मल करके वो ज़ियान के गले लग गई और फुट-फुट कर रोना शुरू कर दिया। गुड़िया बस करो रोना, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे सामने इसका वो हाल करूंगा कि वो सारी उम्र याद रखे कि इसकी कीमत भी कैसे हो तुम्हें हाथ लगाने की। ज़ियान ये कहते उसे खुद से अलग किया। भाई मैंने नहीं करनी इनसे शादी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जैसे मेरी गुड़िया चाहेगी वैसा ही होगा, और वैसे भी अब मैं इस घटिया इंसान से तुम्हारी शादी कभी नहीं होने दूंगा। ज़ियान इसे अपने साथ लिए अंदर ले लिए चल दिया, इस बात से बेखबर के वहाँ जाके इन दोनों के साथ क्या होने वाला है। जैसे वो दोनों अंदर दाखिल हुए, सब लोग वहाँ लगे स्क्रीन पर मीरब और ज़ियान को देख रहे थे। जो कुछ मीरब और ज़ियान के दरमियान थोड़ी देर पहले हुआ था वो स्क्रीन पर चल रहा था। ये वीडियो हमाद ने ही बनाई थी ताकि वो ज़ियान के कुछ करने से पहले ही सबके सामने ही रख दे और इस पर कोई भी इल्ज़ाम ना आए। ज़ियान और मीरब जानते थे कि जो कुछ लोग ये देखकर समझेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वो किसी को भी नहीं समझा सकते थे कि ये सच क्या है। ज़ियान जो पहले ही गुस्से में था, ये सब देखकर इसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। इससे पहले कि ज़ियान हमाद का मुंह तोड़ता, हमाद ने बोलना शुरू कर दिया, जिससे सब हमाद की तरफ मतवज्जो है। देखा आप सब ने इस लड़की की करतूत, इस लड़की को उसके घर वाले मेरे पल्ले बांध रहे थे, जो पता नहीं कब से ज़ियान के साथ। इससे पहले कि हमाद आगे कुछ बोलता, ज़ियान इस पर झपट पड़ा, इसका मार मार के बुरा हाल कर दिया। घटिया इंसान, आप बोलो गुड़िया के बारे में कुछ, तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। आज तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब कहने की? ज़ियान गुस्से से पागल हो गया था। इसने मार मार कर हमाद का बुरा बरकस निकाल दिया था। ज़ियान किसी के काबू में नहीं आ रहा था, सब इसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। भाई बस करें, ये मर जाएगा। दानियाल ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ज़ियान ने ना रुका। भाई आपको गुड़िया की कसम, दानियाल का इतना कहना था कि ज़ियान का हाथ हवा में ही रुक गया
और वो हमाद को ठोकर मारता हुआ मीरब के पास आ गया जो ज़ीनिया बेगम के गले लगी रो रही थी। मैंने नहीं करनी इस लड़की से शादी, मैं ये मंगनी तोड़ता हूँ और मैं भी देखता हूँ कि ये सब देखने के बाद कौन शरीफ लड़का इससे शादी करेगा। हमाद मार खाने के बाद भी बाज ना आया। तुम दफ़ा हो घटिया इंसान, तुम क्या शादी से इनकार करोगे? हम अब कभी भी अपनी गुड़िया की शादी तुमसे नहीं करेंगे। ज़ियान ने ये कहते ही मीरब के हाथ से मंगनी की अंगूठी उतार कर हमाद के मुंह पर दे मारी। चले सब घर चलते हैं। दानियाल सबको लिए घर आ गया। घर आके मीरब अपने कमरे में बंद हो गया। दादा जान की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि इनको माइनर हार्ट अटैक हुआ है। अब अगर इनको कोई भी टेंशन की बात पता चली तो इनको मेजर हार्ट अटैक भी हो सकता है, जिससे इनकी जान भी जा सकती है। सब लोग बहुत परेशान और दुखी थे। दादा जान और मीरब की हालत की वजह से अभी तक कोई भी मीरब के पास नहीं गया था, क्योंकि सभी खुद को इसका कसूरवार समझते थे। इन सब के इसरार पर ही तो वो इस रिश्ते के लिए मानी थी और इसके साथ ये सब हो गया। इनको मीरब और ज़ियान पर कोई भी शक नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि मीरब और ज़ियान बचपन से ही ऐसा ताल्लुक़ रहा है कि मीरब अपनी हर बात ज़ियान से कहती है। वो ज़ियान से बहुत क्लोज़ थी। गुड़िया ज़ियान इसके रूम में दाखिल होती हुई इसे पुकारा, जो घुटनों में सर दिए रो रही थी। भाई, इसने अपने घुटनों से सर निकाल कर ज़ियान की तरफ देखा। गुड़िया ज़ियान इसकी सूजी हुई सुर्ख आंखों और सुर्ख चेहरा देखकर तड़प उठा और इसके पास बैठ के उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भर के इसके आंसू साफ करने लगा, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उठो गुड़िया, ऊपर बैठो। ज़ियान ने इसके कंधों से पकड़ कर खड़ा किया और बेड पर बैठाया और वो बिना कोई मजामत के आराम से बैठ गई। ज़ियान ने इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए इसके सामने घुटनों के बल बैठ के, मेरी तरफ देखो गुड़िया। ज़ियान के कहने पर मीरब ने अपना झुका हुआ चेहरा ऊपर उठा कर इसकी तरफ देखा। रो क्यों रही हो गुड़िया? भाई, वो सब वो जो हुआ वहाँ वहाँ सब मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे और औरतें भी मुझे बुरा बोल रही थी। मैं एक औरत को कहते सुना था कि मेरा आपके साथ चक्कर चल रहा है। मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ भाई, ये चक्कर क्या होता है? और मैं तो अच्छी लड़की हूँ ना, फिर वो सब मुझे क्यों बुरा कह रही थी? और भाई, जब से हम घर आए हैं कोई भी मेरे पास नहीं आया है। क्या आप सब मुझसे नाराज़ हैं? आप भी इतनी देर बाद आए हैं। मैंने क्या बुरा किया है जो आप सब मुझसे बात भी नहीं कर रहे? बोले ना भाई, जवाब देना। इसे रोते हुए अपने दिल में मौजूद हर बात इसके सामने रख दी थी और अब वो ज़ियान को सवाली नज़रों से देख रही थी। और ज़ियान ने बिल्कुल चुपचाप इसकी सारी बात सुनी, उसे बोलने दिया। वो यही चाहता था कि वो खुलकर बोले जो भी इसके दिल में और दिमाग में चल रहा है। गुड़िया, कोई भी तुमसे नाराज़ नहीं है, बल्कि सब तुमसे बहुत शर्मिंदा है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा रिश्ता हमारे क्यों किया, इसलिए कोई भी तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा। वो सब लोग जो भी कह रहे हैं सब भूल जाओ, वो सब बकवास कर रहे हैं, वो सब झूठे हैं, वो सब मेरी गुड़िया को जानते नहीं है ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। मेरी गुड़िया तो बहुत अच्छी है, तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो और अब तुम कोई भी बात को याद करके नहीं रोगी, ठीक है ना? ओके भाई। मेरे अपने हाँ में सर लाया। अब मुस्कुराओ। ज़ियान ने कहने पर वो हमेशा की तरह मुस्कुरा दी। चलो अब उठो, चेंज करके सो जाओ, सुबह मिलते हैं। गुड नाइट गुड़िया। गुड नाइट भाई। ज़ियान वहाँ से सीधा दादा जान के कमरे में आ गया था, जहाँ दानियाल और हिब्बा के सिवा सब मौजूद थे। दानियाल और हिब्बा को थोड़ी देर पहले ही दादा जान ने ही भेजा था। वो तो वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, पर दादी जान के कहने पर इन्हें जाना ही पड़ा, क्योंकि इनकी बात भला कौन टाल सकता था। कैसी है मीरब? दादा जान ने इसके रूम में कदम रखते हुए इससे पूछा। अब ठीक है वो, लेकिन जब मैं इसके रूम में गया था तो इसे रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। लोगों की फजूल बातों का इसने बहुत बुरा असर लिया है। समझाया तो है इसको मैंने, अब देखिए क्या होता है। अल्लाह करे वो सुबह तक नॉर्मल हो जाए। अल्लाह मेरी पोती को हर तकलीफ से दूर रखे और इसे दुनिया की हर खुशी से नवाजे। आमीन। दादा जान बोले। आमीन सब बोले। वो दादी के पास इनके कदमों में घुटनों के बल बैठ गया। पता है आपको दादी, इस वक्त मीरब की क्या हालत थी जब मुझे वह सब बता रही थी जो उसके साथ इस कमीने हमार ने किया था। जो कुछ आप सबने वीडियो में देखा था वो सब हमार ने मीरब के साथ किया था। ये बताते हुए ज़ियान का खूबसूरत चेहरा गुस्से की ज्यादती से लाल हो गया था। वहाँ मौजूद सबका भी गुस्से से बुरा हाल था। ये सब जान के कि दादी वो इस वक्त बहुत तकलीफ में थी, जो इस पर गुजर रही थी वो ठीक से बयान भी नहीं कर पा रही थी। इसके साथ जो भी हुआ था इससे पहले इसके साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। बहुत मासूम है हमारी गुड़िया। पता है वो मुझे क्या कह रही थी कि वो मुझे बहुत बुरा लगा जब हमाद ने इसे छुआ था। इसे तो ये भी नहीं पता कि एक और मर्द में एक में क्या फ़र्क, क्या ताल्लुक होता है। वो इस हर बात से अनजान है कि जो आजकल हर लड़की को पता होती है। गुड़िया को ये सब इसलिए नहीं पता था कि कभी भी इसने आपने इसे टीवी पर कोई भी ड्रामा या फिल्म नहीं देखने दी। जब भी वो टीवी के पास बैठती तो आप इसके साथ होती थी और आपने इसे आज तक कार्टून्स और स्पोर्ट्स के अलावा कुछ भी देखने ही नहीं दिया, और ना ही मोबाइल यूज़ करने दिया, ना ही इसकी कोई दोस्त है, ना ही वो कभी स्कूल या कॉलेज के फंक्शन में गई है। इसका तो हम सब घर के मर्दों के सिवा किसी मर्द से आज तक वास्ता नहीं पड़ा, और इसका वास्ता एक गैर मर्द से पड़ा तो इसकी हालत बहुत बुरी हुई थी। पता है वो मुझे कह रही थी कि भाई मैंने एक औरत को कहते सुना, क्या मेरा आपके साथ चक्कर चल रहा है? इसने मुझसे पूछा कि भाई ये चक्कर क्या होता है? मैं क्या जवाब देता, इससे मेरे पास कोई जवाब था ही नहीं।
ज़ैन अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हो गया। वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें ज़ैन की बातें सुनकर नम हो गई थी। दादी जान का तो रो रो के बुरा हाल था। ज़ैन मेरे पास आओगे, दादा जान ने इसे अपने पास बुलाया और वो वहाँ से उठकर इनके पास बेड पर बैठ गया। मेरी एक बात है, मानोगे? मैं तुम्हें कोई हुक्म नहीं दे रहा, बस ये गुज़ारिश है, अगर तुम मान लो तो। दादा जान, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप हुक्म करें, आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। ज़ियान, तुम मीरब से शादी कर लो। इनकी बात सुनकर ज़ियान को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने इस पर आसमान गिरा दिया हो। दादा जान, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? गुड़िया कभी भी नहीं मानेगी। ज़ियान हल्काते हुए बोला। इससे तो इस सूरत हाल में बोला भी नहीं जा रहा था। वहाँ मौजूद सब खामोशी से ज़ियान को और दादा जान को देख रहे थे। बेटा, तुम तो हाँ करो, हम सब मीरब को खुद मना लेंगे। इस पूरी दुनिया में तुम ही वो वाहिद इंसान हो जो मीरब को संभाल सकता है, इसे समझा सकता है, और इस तरह हमारी बेटी हमारे पास भी रहेगी। प्लीज़ बेटा मान जाओ। दादा जान ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। दादा जान इसने तड़प कर इन दोनों के हाथ पकड़ लिए। मैं तैयार हूँ, आप गुड़िया को मना ले। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। शुक्रिया की कोई बात नहीं दादा जान, मैं आपकी कोई भी बात नहीं टाल सकता, और फिर यहाँ बात गुड़िया की, इसलिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। वहाँ मौजूद सब वहाँ बहुत खुश थे, क्योंकि ये सब की दिलाना ख्वाहिश थी कि मीरब और ज़ियान की शादी हो जाए, पर आज तक किसी ने ये बात इसलिए नहीं की कि ज़ियान और मीरब नहीं मानेंगे। अगली सुबह मीरब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, सबके साथ मिलकर नाश्ता भी किया था। इस वक्त अपने रूम में थी जब ज़ीनिया बेगम और किरण बेगम वहाँ आ गई। मामा, ताईजान, आप यहाँ? जी बेटा, हम यहाँ। हमें तो तुमसे एक बात करनी थी। जी मामा बोले। वो बेटा, हम सब की एक बात मानोगे? किरण बेगम बोली। जी बोले ताई माँ। कौन सी बात है बेटा? तुम्हारे दादा जान चाहते हैं कि तुम्हारी और ज़ियान की शादी कर दी जाए। इनका इतना कहना था कि वो हैरानगी से आंखें फाड़े नहीं देखने लगी। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी और भाई की शादी? मेरी इनसे शादी कैसे हो सकती है? वो तो भाई है ना मेरे। वो मासूमियत से बोले। इन दोनों को इस मासूमियत पर टूट के प्यार आया था बेटा। तो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, तुम्हारा कज़न है, इसलिए तुम्हारी इससे शादी हो सकती है। ज़ीनिया बेगम ने समझाया। पर मामा, मैं भाई से शादी कैसे कर सकती हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो रोनी सूरत बनाते हुए बोली। इधर आओ बेटा मेरे पास। किरण बेगम ने इसे अपने पास बैठाया। बेटा, अगर तुम ज़ियान से शादी कर लोगी तो तुम हमेशा हम सब के पास साथ ही रहोगे, तुम्हें कहीं और जाना ही नहीं पड़ेगा, और तुम हम सब के बिना रह लोगी। उन्होंने इससे पूछा। नहीं। इसे नाम में सर हिलाया। फिर आप बताओ, करोगी ज़ियान से शादी? ज़ीनिया बेगम से पूछा। इसने हाँ में सर हिलाया। जीती रहो। इन दोनों की ने बारी बारी से गले लगाया और वो इसकी परेशानी चूमती हुई बाहर वहाँ से चली गई, और पीछे वो ये सोच रही थी कि ये क्या हो गया, पर वो इस बात पे खुश थी कि इसे सब घर वालों और ज़ियान को छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। थोड़ी देर में ये बात सबको पता चल गई थी कि मीरब ने हाँ कर दी है। सब बहुत खुश थे, और ज़ियान को तो अपने बदलते हुए जज्बात और ख्यालात की समझ नहीं आ रही थी। वो बहुत उलझा हुआ था, पर वो खुश था कि इसकी गुड़िया हमेशा इसके पास ही रहेगी। जब मीरब का रिश्ता तय हुआ था तो वो बहुत दुखी था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मीरब इससे दूर जाए। ज़ियान की ज़िंदगी में आज तक कोई भी लड़की नहीं आई थी, ना ही इसकी कोई आइडल थी, इसका तो कोई दोस्त भी नहीं था। इसकी सारी दुनिया मीरब ही थी। वो अपना सारा वक्त इसके साथ ही गुजारता था। मीरब ही इसकी वाहिद दोस्त थी। हाँ, पर इसकी इतनी सी ख्वाहिश थी कि जिस जिस भी लड़की से हो वो गुड़िया जैसी होनी चाहिए, पर वो ये नहीं जानता था कि अल्लाह ताला ने इसके लिए जो लड़की का सोचा है वो मीरब जैसी नहीं बल्कि मीरब ही है। दानियाल को जब से ये बात पता चली थी वो बहुत खुश हुआ था। इसे भला क्या एतराज़ हो सकता था? इसकी बहन को ज़ियान जैसा मुखलिस और खूबरू शख्स मिलने जा रहा था, और दूसरा इसकी बहन सारी उम्र इसके साथ ही इसके सामने रहेगी। सबने एक हफ्ते बाद शादी की तारीख रख दी थी, क्योंकि एक माह बाद ईद थी। सब चाहते थे कि इससे पहले ही शादी हो जाए। देखते देखते एक हफ्ता गुजर गया, और आज इन दोनों की शादी थी। मीरब मिसेस ज़ियान बनी इसके रूम में मौजूद थी। बेटा, तुम ज़ियान के साथ सामने ज़्यादा बोलना नहीं, और सर झुका कर बैठी रहना, और जो ज़ियान कहे चुपचाप मान लेना। वो तुम्हारा शौहर है, वो तुम पर हक रखता है, और इसे आज से भाई नहीं बोलोगी तुम। तो मामा, फिर मैं इनको क्या कहा करूँगी? इनकी बात पर इसने मासूमियत से इनसे पूछा। ये तुम ज़ियान से ही पूछ लेना कि तुम आज इसे किस नाम से पुकारोगी। ठीक है मामा, और बाकी जो बातें मैंने तुमसे कही हैं समझ में आई कि नहीं? ज़ीनिया बेगम ने इससे पूछा। इससे समझ तो नहीं आई कि मामा कैसी बातें कर रही हैं और क्यों कर रही है, पर हाँ में सर हिला दिया। ठीक है, मैं जाती हूँ, और घबराना नहीं है, हमेशा खुश रहो। वो इसकी परेशानी चूमती हुई वहाँ से चली गई। मामा भी ना, भला मैं क्यों ना बोलूँ इनके सामने, और ये मामा मुझे चुप रहने का क्यों बोल के गई हैं? वो अभी को खुद से उलझ रही थी कि ज़ियान रूम में आकर उसके पास बैठ के इसने मामा की बात मानते हुए अपना सर झुका लिया। गुड़िया, ज़ियान ने पुकारा तो उसने अपनी घनी पलकों की बाढ़ उठाकर इसकी तरफ देखा। मेरी गुड़िया तो बहुत प्यारी लग रही है आज। ज़ियान ने इसके नाजुक से मेहंदी से सजे हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला। शुक्रिया भाई। वो भाई बोलने ही लगी थी कि इसे अपनी मामा की बात याद आ गई। एक बात तो बताएं, इसने ज़ियान से पूछा। पूछो गुड़िया। मामा ने
बोला मैं आज से आपको भाई नहीं बोलूँगी तो फिर मैं आपको क्या बोलूँगी? तो मुझे मेरे नाम से पुकार लिया करो, लेकिन मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? मुझे आदत नहीं है ना। वो मासूमियत से बोलती ज़ियान का दिल धड़का गई थी। ज़ियान ने कभी सोचा भी नहीं था कि इसकी गुड़िया जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है, वो कभी इसके सामने इसकी बीवी के रूप में बैठी होगी। निकाह के बाद से ज़ियान के दिल में इसके लिए जो मौजूद फीलिंग्स बिल्कुल बदल गई थी। वो अपनी इस काया पलट पर खुद हैरान था। वो इस वक़्त टिकटिकी बांधे इसे देख रहा था। जब मीरब ने इसके सामने चुटकी बजाई, हाँ, वो होश में आने के बाद बोला, कहाँ खो गए हैं आप? मैं आपसे कुछ कह रही थी। मीरब बोली, आदत नहीं है तो आदत पड़ जाएगी गुड़िया, ठीक है। इसने इस बात में सर हिलाई, ये तुम्हारा गिफ्ट। ज़ियान ने एक लंबी सी डिब्बी इसको दी। मीरब ने जैसे ही डिब्बी खोली तो इसमें हीरो जैसी सजी पायल का खूबसूरत जोड़ा अपनी आबो ताब से जगमगाता हुआ पाया। इट्स ब्यूटीफुल। खुशी से मीरब का चेहरा खिल उठा था और ज़ियान इसे देखकर खुश हो रहा था। लाओ मैं पहना दूँ। ज़ियान के कहने पर मीरब ने डब्बी से थमा दी और ज़ियान ने इसके गुलाबी पैरों में पायल पहना के इसके पाँव पर अपने लब रख दिए। ये आप क्या कर रहे हैं? मीरब ने धड़कते दिल के साथ अपने पाँव समेट लिए और हल्काते हुए बोली। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका दिल इतनी बुरी तरह से क्यों धड़क रहा है। इसके ये एहसासात बिल्कुल नए थे। ज़ियान मुस्कुराता हुआ उसके पास बैठ गया। रिलैक्स गुड़िया। ज़ियान ने इसके हाथ अपने हाथों में लेते हुए उसे रिलैक्स करने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाबी हो चुका था। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि अब मेरी गुड़िया हमेशा मेरे पास से जो रहेगी। मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं भी आप सबके साथ रहूँगी। मुझे आप सबको छोड़कर कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। चलो गुड़िया आप चेंज कर लो जाके। ज़ियान के कहने पर वो ड्रेसिंग टेबल के सामने जा बैठी और अपने ज़ेवर उतारने लगी। ज़ियान बेड पर बैठा इसे देख रहा था। जब वो उठकर अपनी चीज़ें समेट रही थी, ज़ियान ने पीछे से इसे अपने खसार में ले लिया और उसके गाल पर अपने लब रख दिए। मीरब के पूरे जिस्म में करंट दौड़ गया और इसका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था, जिसकी आवाज़ ज़ियान भी बासानी सुन सकता था। ये आप क्या कर रहे हैं? मीरब ने ज़ियान से पूछा। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। देखें, मेरा दिल कितनी बुरी तरह धड़क रहा है। मीरब ने इसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखा। मेरे साथ पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ और ना ही मुझे ये सब पहले कभी महसूस हुआ था जो इस वक़्त हो रहा है। आप प्लीज़ ऐसा ना करें। मीरब ने कहते ही अपना सर इसके सीने पर टिका दिया और ज़ियान ने इसके गिर्द अपने बाजू का खसार बना लिया। रिलैक्स गुड़िया, मैं कुछ नहीं करूँगा। अब मेरी गुड़िया बहुत मासूम है, पता नहीं मेरा क्या बनेगा। ज़िया ने मुस्कुराते हुए दिल में सोचा। मीरब अपने दिल में पैदा होने वाले जज्बों की वजह से परेशान हो गई थी। इसके लिए ये सब नया था। वो समझ नहीं पा रही थी जो इस वक़्त इसके साथ हो रहा था। वो बहुत मासूम थी। जो सब कुछ इसके साथ हो रहा था वो सब ज़ियान को बता रही थी और अब इसके सीने से लगी खड़ी थी। गुड़िया जाओ अब चेंज करो जाके, ज़िया ने इसे खुद से अलग करते हुए कहा। वो सहलाती हुई वॉशरूम में चली गई थी और ज़ियान मुस्कुराता हुआ बेड पर बैठ गया। कुछ देर के बाद वो चेंज करके आई तो ज़ियान ने इसे अपने पास आने को बोला। वो इसके पास आ गई। चलो गुड़िया अब सो जा, बहुत रात हो गई है, सुबह उठना भी है। पर मैं कहाँ सोऊंगी? मेरे अपने इतनी मासूमियत से पूछा कि ज़ियान को इस पर टूट के प्यार आया। यहाँ मेरे साथ बेड पर सोगी तुम? ज़ियान ने अपनी दूसरी तरफ लेटने का इशारा किया। पर मैं आपके साथ कैसे? मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि अपनी बात कैसे इससे कहे। गुड़िया मैं अब तुम्हारा क्या लगता हूँ? ज़ियान ने सवाल नज़रों से इसकी तरफ देखा। शोहर तो गुड़िया मियाँ बीवी एक ही बेड पर सोते हैं, आई समझ? मीरब के जवाब पर ज़ियान बोला, इसका मतलब है अब मैं आपके साथ आपके रूम में रहा करूँगी और आपके साथ बेड शेयर किया करूँगी। मीरब ने सवाल नज़रों से इसकी तरफ देखा। जी बिल्कुल, वो मुस्कुराते हुए बोला। वो सहलाते दूसरी तरफ आके लेट गई। चलो अब आंखें बंद करो, सो जाओ। ज़ियान के कहने पर वो आंखें बंद करके लेट गई। कुछ देर बाद वो नींद की वादी में गुम हो चुकी थी और ज़ियान जो सोई हुई मीरब को देख रहा था, इसकी पेशानी चूमते हुए सोने के लिए लेट गया। हिब्बा बेटा, मुझे तुमसे एक काम था कि तुम कर दो। तो हिब्बा इस वक्त दादी जान के पास मौजूद थी। जब वो इससे मुखातिब हुई, जी जी दादी जान आप हुक्म करें। वो फर्माबरदारी से बोली, बेटा तुम मीरब को समझाओ कि मियाँ बीवी में क्या ताल्लुक होता है। इसे शोहर और बीवी के हकूक़ व फ़राइज़ के बारे में बताओ। ये सब हम भी बता सकते हैं, पर जिस तरीके से खुलकर वो तुमसे बात कर सकती है हमसे नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं तुम्हें ये सब करने को बोला है। मीरब और ज़ियान की शादी को 1 हफ़्ता हो गया है। ठीक है दादी जान, मैं इसे समझा दूँगी। मीरब मुझे बिल्कुल अब मेरी छोटी बहन की तरह अज़ीज़ है, इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हिब्बा के लहजे में मीरब के लिए प्यार ही प्यार था। शुक्रिया बेटा, अगर तुम इसे समझाओगे तो इन दोनों की ज़िंदगी भी आम जोड़ों जैसी हो जाएगी, वरना तो मीरब को सारी ज़िंदगी कुछ पता नहीं चलना और ज़ियान ने इससे कुछ कहना नहीं है। दोनों ही दोनों ही हैं झल्ले। दादी जान की बात पे हिब्बा और दादी जान के साथ वहाँ मौजूद ज़ीनिया बेगम और किरण बेगम मुस्कुरा दी। अल्लाह भाभी बस करे, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मीरब अपना सुर्ख होता चेहरा अपने हाथों में छुपा के हिब्बा को इसकी इस कदर मासूमियत और इसकी इस अदा पर बहुत प्यार आया। इसने इसके दोनों हाथ चेहरे से हटाए। मीरब मेरी तरफ देखो। हिब्बा के कहने पर इसने हिब्बा की तरफ देखा। भाभी ये सब सच है जो आप मुझे बता रही हैं?
बिल्कुल सच है गुड़िया, तुमसे ज़ियान भाई ने कभी कुछ नहीं कहा। हिब्बा ने से पूछा, भाभी मत पूछिए, आपकी बातें सुनने के बाद जब मैं वो सारी बातें सोचती हूँ तो मुझे कितनी शर्म आ रही है। क्या हुआ मेरा? हिब्बा के पूछे से सब बताती गई कि जब जब ज़ियान ने से छुआ इसका दिल बहुत बुरी तरह से धड़कता है और जो भी वो फ़ील करती है वो सब ज़ियान को बता देती है। भाभी मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ ना, सब कुछ इन्हें बता रही है। अब मैं इनके सामने किस तरह जाऊँगी, मुझे बहुत शर्म आ रही है। वो परेशानी से चेहरे पर मासूमियत लिए जैसे पूछ रही थी, वैसे ही जाओ कि जैसे पहले जाती थी। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मीरा वो रिलैक्स रहो, ठीक है ना? या इब्बा के कहने पर इसने इस बात में सर हिलाया। मुझे क्यों लगने लगा है मेरी गुड़िया बदल रही है, पहले जैसी नहीं रही जो अपने दिल की हर बात मुझसे कहती थी। ज़ियान ने ऐसे से पूछा, ना ना ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं क्यों बदलूंगी भला? इसने ज़ोर शोर से नफ़ी में सर हिलाते हुए इसकी बात की नफ़ी की, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है। ज़ियान ने से अपने साय में लेते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलतफ़हमी हुई है। अच्छा मुझे तो ऐसा ही लगता है क्योंकि तुम अब मेरे पास आने पे मुझे कुछ कहती नहीं हो और ना ही कहती हो प्लीज़ ना करें, मेरा दिल बहुत बुरी तरह धड़क रहा है। ज़ियान की बात सुनकर उसका शर्म से बुरा हाल हुआ जा रहा था। वो कुछ ना बोली, बस अपना चेहरा झुकाए इसके कसार में खड़ी रही। ईद आने वाली है, आप बकरा कब लेकर आएँगे? मीरब ने इसकी बात को घुमाने के लिए ये बात की थी। कल बकरा हाज़िर हो जाएगा और कुछ ज़ियान इसके चेहरे से बालों को हटाते हुए बोला, और मेरी ईद की शॉपिंग भी नहीं की। अब आपने अभी तक, वो भी कर लूँगा। और कोई हुक्म मेरी गुड़िया का? मुझे चूड़ियाँ भी चाहिए, मेहंदी भी लगवानी है ईद पे। इसने एक और फरमाइश पेश की, ये भी हो जाएगा। और कुछ ज़ियान आँखों में मोहब्बत का जहाँ बात की और होंठों पर मुस्कुराहट लिए से देख रहा था, जो अपनी नज़रें झुकाए से फरमाइश कर रही थी। नहीं और कुछ नहीं, मेरा अपने नाम में सर हिलाया। ज़ियान ने मुस्कुराते उसे खुद में बींच लिया और मीरब का तो शर्म से बुरा हाल हो रहा था। इसका चेहरा लाल टमाटर हो गया था और दिल था कि बुरी तरह से धड़क रहा था, जिसकी आवाज़ ज़ियान बाखूबी सुन सकता था। मीरब खुशी से चहकते हुए ज़ियान से कह रही थी, जो मुस्कुराते उसे देख रहा था, अब मैं ना इस बकरे को सजाऊँगी और मेहंदी भी लगाऊँगी। आप मुझे चीज़ें ला दें, ठीक है? जैसे मेरी गुड़िया चाहेगी वैसा ही होगा। मैं बकरे के पास चली जाऊँ, मारेगा तो नहीं? मीरब जो बकरे से दूर ज़ियान के पास खड़ी थी उससे पूछा। नहीं मारेगा, आओ मेरे साथ। ज़ियान इसका हाथ पकड़े से बकरे के पास लेकर आया। मीरब ने डरते हुए बकरे का हाथ लगाए, बकरे को हाथ लगाकर वैसे खुश हो रही थी जैसे इसे कोई खजाना मिल गया। और ज़ियान इसे देखकर मुस्कुराया था। लॉन में सब लोग इन दोनों से कुछ फासले में बैठे हुए थे। वो इन दोनों को एक साथ मुस्कुराते देख रहे थे। सबने इन दोनों की खुशियों के लिए दिल से दुआ की। ईद मुबारक। सब मर्दों ने मिलकर इन सबको ईद मुबारक बोला। सब मर्द ईद की नमाज़ पढ़ के आ चुके थे। सब ख़वातीन इस वक़्त लॉन्च में मौजूद थी, सिवाय मीरब के, क्योंकि वो अभी तैयार हो रही थी। ईद मुबारक सबने जवाब दिया। अरे हमारी पोती किधर है? दादा जान ने इन सबसे पूछा। हाँ भाई, कहाँ है हमारी बेटी? असलम साहब और अरशद साहब ने भी इसका पूछा। ले आ गई वो। इससे पहले कोई बताता वो कहाँ है? वो खुद ही आ गई रेड कलर की हैवी फ्रॉक में। वो इसे ज़ियान ने ला कर दिया था। लाइट से मेकअप, मैचिंग की चूड़ियाँ और नाजुक से हाथों पर मेहंदी लगाए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सबने इसे देखकर माशाल्लाह कहा और ज़ियान तो यकटक ही इसे देख रहा था। होश में तो वो तब आए जब दानियाल ने इसे कोनी मारी। बहुत प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया, अल्लाह से नज़रें बस से बचाए। ज़िया ने दिल में दुआ की और मीरब को देखा जो सबसे गले मिल रही थी। ईद मुबारक। कुछ देर के बाद मीरब रूम में गई तो ज़िया भी इसके पीछे आ गई। उसे अपनी बाहों में लेते हुए ईद मुबारक बोला। आपको भी ईद मुबारक। वो धड़कते दिल के साथ बोली, तुमने सबको ईद मुबारक बोला, मुझे नहीं? ज़िया ने से खुद से अलग करते हुए इसकी तरफ देखते हुए इसे शिकवा किया। वो मुझे सबके सामने शर्म आ रही थी। वो ये कहते हुए वाकई में शर्म से लाल हो गई थी। उफ गुड़िया। ज़िया दिल के हाथों मजबूर एक छोटी सी शरारत कर ही बैठा। मीरब इसे इस बात की तवक्को नहीं करी थी, इसलिए आंखें फाड़े से देख रही थी। ऐसा ना देखो गुड़िया, कुछ हो गया तो मुझे कुछ मत कहना। ज़ियान मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला। इसकी बात पर मीरब ने फ़ौरन अपनी नज़रें झुका ली। चलो बाहर चलते हैं सबके पास। ज़ियान इसे मज़ीद तंग करने का इरादा तरक करते हुए इसे अपने साथ लिए सबके पास आ गया। हिबा और मीरब, बेटा तुम दोनों खुश हो ना? इन दोनों से कोई शिकायत है? इन दोनों से शिकायत है मुझे बताओ। रात के खाने के बाद सब एक साथ बैठे हुए थे। जब दादा जान ने इन दोनों से पूछा, मीरब और हिब्बा ने नफ़ी में सर हिलाया। अल्लाह तुम सबको खुश रखे, लंबी ज़िंदगी दे। उन्होंने इन चारों को दुआ दी, जिस पर सबने आमीन कहा। रात गए तक सब बैठे एक दूसरे से बातें करते रहे, खूब इंजॉय किया सब कुछ। आप आज तो मेरी गुड़िया इतनी प्यारी लग रही थी कि ज़ियान बेड पर लेटी मीरब की तरफ देखते हुए बोला। ज़ियान की बात दूरी छोड़ने पर मीरब ने सवाल नज़रों से इसकी तरफ देखा कि दिल कर रहा था कि तो मैं सबसे छुपा कर अपने दिल में रख लूँ, ताकि मेरे सिवा कोई भी तुम्हें ना देख सके। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें पाकर। शादी से पहले कभी-कभी मैं सोचता था कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम हम सबको छोड़ के चली जाओगी तो मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा। पर मुझे क्या पता था कि अल्लाह ने हमारे लिए क्या सोचा हुआ था। मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। आई लव यू सो मच। इस बात पर मीरब जो पहले इसकी तरफ देख रही थी, नज़रें झुका के ज़िया ने इसकी पेशानी पर अपने लब रख दिए। कोई जवाब नहीं दोगे मेरी बात का? ज़िया ने पूछा। मैं भी बहुत खुश हूँ कि क्योंकि मुझे आप सबको छोड़कर जाना नहीं पड़ा। आपके अलावा कौन मेरे नखरे उठाता? मुझे आप
मुझे अपने हाथ से खाना खिलाता, मेरी हर बात मानता। जैसे आप मेरी हर बात मानते हैं, मैं ऊपर वाले का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है कि मुझे आप जैसा शौहर मिला। और क्या, गुड़िया जैसे ज़ियान जैसे सुन रहा था, इसके चुप होने पर इससे पूछा, और ये कि आई लव यू टू। ये कहते हुए अपना चेहरा इसके सीने में छुपा के ज़ियान ने मुस्कुराते हुए इसे अपनी बाहों के खिसार में ले लिया और इस पर अपनी मोहब्बत के फूल निछावर करने लगा। तो यहाँ पे ये नावल ख़त्म होता है। इसका नाम है ये ईद, और एक कांच सी गुड़िया, और इसकी राइटर हैं सादिया याकूब। छोटा नावल था लेकिन एक बहुत ही कंप्लीट और एक छोटी सी लव स्टोरी थी, और ईद की मुनासबत से थी। और क्योंकि इसमें बड़ी ईद का शायद ज़िक्र था, लेकिन अभी तो छोटी ईद आने वाली है। और जब ये नावल पोस्ट होगा शायद तब चाँद रात हो या ईद हो। अगर चाँद रात हुई तो मेरी तरफ से आप सबको, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को चाँद रात बहुत बहुत मुबारक हो, और अच्छे से आप लोग ईद मनाइएगा। तो ईद वाले दिन या ईद के दूसरे दिन या तीसरे दिन भी आपसे मुलाकात होगी। बेशक ना तो मैंने आप लोगों को देखा है, ना ही आपने मुझे देखा है, लेकिन हमारे आपस में एक अनसीन सा कनेक्शन है जो एक आवाज़ के थ्रू होता है। आप लोगों के कमेंट्स के थ्रू हमें फ़ील होता है, और हमारी आवाज़ के थ्रू आप लोगों को फ़ील होता है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपने चाँद रात की तैयारी कर ली है? कैसी-कैसी शॉपिंग की है? और ईद पे क्या-क्या मसरूफ़ियात हैं? और मेरी दुआ है कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुज़रे, और इंशाल्लाह अब ईद पे मुलाकात होगी एक नए नावल के साथ। तो दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, अपनी नवल आपी को भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।